हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज जैसे कि हम आप जानते हैं, हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट साइंस है उसका आपका जो चैप्टर चल रहा है साउंड, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो हम उन क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करें। जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्लास का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपने वो समझा था कि आपका क्वेश्चन ये था कि अगर आपके जो पेरेंट्स है, ठीक है, आपके जो अभिभावक है, उनको अगर आप दो घर दिए जा रहे हैं और एक घर रोड के किनारे है, ठीक है, और दूसरा घर 3 लेन छोड़ के है, तो आप किसको प्रेफर करोगे लेना, या आप अपने पेरेंट्स को या अपने अभिभावक को कहोगे कि आप ये घर लीजिए। सो बेसिकली आप कौन सा घर लेंगे, आपने देखा था कि आप जो है, जो आपका 3 लेन छोड़ के, रोड से 3 लेन छोड़ के जो घर है, आप उसे लेना प्रेफर कर रहे। और इसके रीजन भी हमने समझे थे कि इसके रीजन क्या है कि आप इस तरीके का घर लेंगे जो कि आपकी रोड, ठीक है, सड़क से दूर हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, स्केच लैरिंक्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड। ठीक है, जो आपका लैरिंक्स है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं उसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यानी जहां से आपकी ध्वनि निकलती है, या आप कह सकते हैं जब आप बोलते हो तो जो आपका वॉइस बॉक्स होता है यानी लैरिंक्स होता है, यहीं से आपकी आवाज निकलती है या साउंड आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका लैरिंक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो हमारा लैरिंक्स होता है यानी जो ये वॉइस बॉक्स होता है वो बेसिकली हमारी जो विंड पाइप होती है, ठीक है, जो हमारी विंड पाइप होती है, यानी जिससे आपकी जो एयर है, ठीक है, हवा है, वायु जो है वो आपकी शरीर के अंदर जाती है, उसके अपर पार्ट में होता है, यानी जो ऊपरी हिस्सा है उस पे होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपका जो गला होता है, ठीक है बच्चों, जो आपका गला होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, ठीक है, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वो आपका गले के ऊपरी हिस्से में होता है, या आप ये कह सकते हैं आपके विंड पाइप के ऊपरी हिस्से में होता है। तो जो आपका लैरिंक्स होता है यानी आपका जो वॉइस बॉक्स होता है वो कुछ इस शेप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था जो आपके लाइंस होते हैं वो बेसिकली कैसा होता है, वो मसल्स का बना होता है। उसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है, जो स्ट्रेच होती हैं यानी जिसपे खिंचाव होता है, और जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है वो मसल्स से स्ट्रेच हुई रहती हैं, और उनके बीच में क्या होता है, स्लिट होता है, यानी एक छोटा सा जगह होती है जहां से जब हवा गुजरती है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको ध्वनि या साउंड आपको सुनाई देती है। ठीक है, और इसी इसी को लूज करके यानी उसको स्ट्रेच और लूज करके या थिक, और वो जब थिन होता है तो आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो चेंज होती है, और जो आपकी जो वो स्लिट होती है, यानी जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस वोकल कॉर्ड में स्लिट जो होती है, उसमें से जब हवा क्रॉस करती है उसके फोर्स से आवाज या साउंड उत्पन्न होती है। तो जो आपका आंसर है वो बेसिकली ये है, लैरिंक्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ विंड पाइप, यानी जैसे मैंने आपको बताया ये जो आपकी विंड पाइप होती है उसके ऊपरी सिरे पे होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. जो आपकी दो वोकल कॉर्ड्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया उसकी क्या होती है, दो वोकल कॉर्ड्स होती है। तो जो दो वोकल कॉर्ड्स होती है
वो वॉइस बॉक्स की तरफ, मतलब वो स्ट्रेच होती है, खिंची हुई होती है, ठीक है, वॉइस बॉक्स में। और उसके बीच में क्या होता है, स्लिट होता है। उसके बीच में क्या होता है, एक नैरो यानी एक पतला सा स्लिट यानी जगह होती है, स्लिट होती है, जहां से क्या होता है, हवा का पैसेज या पाथ होता है, आप कह सकते हैं, जहां से जो आप हवा लेते हैं वो गुजरती है, ठीक है। पैसेज ऑफ एयर यानी हवा का पैसेज या पाथ होता है। When lungs force air through the slit, यानी जब जो हवा है वो लंग्स के माध्यम से, ठीक है, यानी आपके जो फेफड़े हैं उनके माध्यम से जब जो आपका एयर है, हवा है, उसको फोर्स दिया जाता है, उसको बल या उसको धक्का दिया जाता है, तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है, यानी वो कंपित होती है। क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है, कंपित होती है, जिस वजह से आपको ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, यानी आपको साउंड सुनाई देती है। मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो आपकी मसल्स होती है वोकल कॉर्ड्स से जो अटैच्ड होती है, ठीक है, जो मसल होती हैं वो क्या कर सकती है, जो आपका वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसको टाइट या लूज यानी टाइट और ढीला कर सकती है, ठीक है, यानी उस पर कसाव और उस पर ढीलापन ला सकती है। When the vocal cords are tight and thin, ठीक है, जब वोकल कॉर्ड आपकी टाइट होती है या और थिन होती है, तो जो आपकी वॉइस की क्वालिटी होती है, ठीक है, आपकी जो वॉइस की क्वालिटी होती है वो अलग होती है। अगर हम कंपेयर करें लूज यानी ढीली और थिक जो आपकी जो मसल्स होती है या वोकल कॉर्ड होती हैं, अगर हम उससे कंपेयर करें तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये कहा गया है कि आपका जो वोकल कॉर्ड, सॉरी, जो आपका वॉइस बॉक्स होता है वो आखिर होता क्या है, ठीक है, और वो कहाँ पे होता है, और आपको एक स्केच बनाना था, उसका फंक्शन बताना था कि बेसिकली उसका फंक्शन, ठीक है, क्या होता है, यानी उसका काम क्या होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका क्वेश्चन 13 है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम, ठीक है, यानी जो आपकी लाइटनिंग होती है और थंडरिंग होती है, यानी जो आपकी बिजली कड़कती है और जो आपको बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, वो दोनों काम एक साथ होते हैं आपके आसमान में, एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, यानी हमसे भी उसकी दूरी उतनी ही होती है, ज्यादा दूर नहीं होती। दोनों जो आपकी जो ये फिनोमेनाज होती हैं, ये जो दो जो आपके फिनोमेनाज हैं, ये दोनों हमसे बराबर की दूरी पे ही होते हैं। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर, थंडर इज हर्ड लेटर, एक्सप्लेन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, यानी जो आपकी लाइटनिंग होती है, ठीक है, जब आपको बिजली कड़कती हुई दिखती है, आपको बिजली दिखती है आसमान में, ठीक है, वो आपको पहले दिखाई देता है, और जो उसकी थंडरिंग है, ठीक है, जो गड़गड़ाहट है उसकी, वो आपको बाद में सुनाई देती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, हम ये जानते हैं या हमने ये देखा है या आप कई बार इसको नोटिस करते होंगे कि कई बार जब बादल गरज रहे होते हैं या आपको बिजली दिखाई देती है या आप बोलते हैं ना बिजली गिर गई, तो जब बिजली या फिर आप कह सकते हैं लाइटनिंग, ठीक है, आपको आसमान में दिखाई देती है, तो आपने ये देखा होगा कि जो आपकी लाइटनिंग होती है वो आपको पहले दिखाई देती है, और जो थंडरिंग होती है यानी जो गड़गड़ाहट होती है वो आपको बाद में दिखाई सुनाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी लाइट होती है, ठीक है बच्चों, जो आपकी लाइट होती है उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है एयर में यानी हवा में या वायु में, वो ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें साउंड से। साउंड की जो गति होती है या चाल जो होती है वो कम होती है, किससे? आपकी लाइटनिंग से, ठीक है, लाइट से एयर में। इस कारण हमें पहले बिजली
आपको लाइटनिंग दिखती है यानी आसमान में बिजली दिखती है, तब आपको उसकी गड़गड़ाहट या थंडरिंग आपको सुनाई देती है। तो इसका आंसर है द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, जो आपकी स्पीड होती है लाइट की वो ज्यादा होती है अगर आप साउंड की स्पीड से कंपेयर करें तो। दिस ड्यू टू मोर स्पीड ऑफ लाइट इट रीचेस अस बिफोर साउंड, यानी जो आपकी लाइट होती है उसकी स्पीड ज्यादा होती है जिस कारण वो हमारे पास पहले पहुंचती है। ठीक है, साउंड से या साउंड से पहले वो हमें दिखाई देती है। सो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, यानी इस वजह से हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है और जो आपकी थंडरिंग होती है, ठीक है, जो आपकी थंडरिंग होती है, साउंड की जो थंडरिंग होती है, जो आपकी गड़गड़ाहट होती है, वो आपको बाद में आपको सुनाई देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को समझेंगे और इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है या आपका पहला प्रश्न है वो ये है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, हमने साउंड के बारे में इस चैप्टर में शुरुआत से पढ़ा कि साउंड होता क्या है और क्यों ये उत्पन्न होता है, और हमने इसके लिए काफी सारी एक्टिविटीज भी देखी थी कि बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या देखा था कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कर रहे थे यानी कंपित कर रहे थे तो उसके कंपन के साथ हमें एक साउंड या ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। ठीक है, आपकी ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। तो अब हम देखते हैं इसके जो आंसर्स है, इसके जो ऑप्शंस है वो बेसिकली क्या है। पहला है आपका नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी कि जो आपका नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी ऐसे बॉडीज या ऐसी वस्तु जो कंपित नहीं हो रही है, क्या उससे आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा आपका ऑप्शन है वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपित और ऐसी वस्तुएं जो कंपित नहीं हो रही है, ये दोनों ही जो वस्तुएं होती हैं ये आपको क्या करती है, साउंड उत्पन्न करती है या फिर आप कह सकते हैं इनसे आपको ध्वनि सुनाई देती है। थर्ड जो आपका ऑप्शन है वो है वाइब्रेशन हैज नो रिलेशन टू साउंड, यानी जो आपका कंपन है, ठीक है, जो आपका कंपन है उसका ध्वनि से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बिल्कुल भी वो डिपेंड नहीं करती, यानी एक के साथ, मतलब अगर आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, कंपन की बात कर रहे हैं, तो जो आपका कंपन होता है उसके साथ ध्वनि का कोई भी रिश्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, और जो आपकी ध्वनि है उसका कंपित वस्तु के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है या वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आपका डी ऑप्शन है वो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ कंपित वस्तु। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी थी चैप्टर में, जिससे हमें ये पता चला था कि जब भी कोई वस्तु कंपित होती है, यानी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका, कोई भी वस्तु है वो वाइब्रेशन करता है या वाइब्रेट करता है, तो क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो कंपन है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो आपका कंपन है उसको हम और क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है, आपका पहला ऑप्शन है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन मतलब ऐसी गति है, ऐसा मोशन जिसमें वाइब्रेशन यानी कंपन हो रहा। ठीक है,
सेकंड है आपका ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ऐसा मोशन, ठीक है, ऐसी गति जिसमें एक बॉडी या एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन। थर्ड है आपका ऑसिलेटरी मोशन, यानी दोलन गति, जिसमें बॉडी क्या करती है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऑसिलेट करता है, यानी आगे पीछे मूव करता है, ठीक है। और डी है आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वाइब्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कंपन होता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी आगे पीछे मूव करना किसी भी बॉडी का अपनी एक मीन पोजीशन से। तो जो इसका आंसर होगा वो बेसिकली आपका ऑप्शन सी, यानी दोलन गति होता है, यानी ऑसिलेटरी मोशन होता है। बेसिकली जैसे कि हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन, या आप ये कह सकते हैं कोई भी बॉडी, जैसे कि ये कोई आपकी बॉडी है, ये वाइब्रेट कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है, यानी ये आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है, पीछे आगे इस तरीके से मूव कर रही है। और तो इस तरीके के मोशन को हमने ऑसिलेटरी मोशन कहा था। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरीके के मोशन को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं, कि आपकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है, यानी कंपन उसमें हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, यानी जो आपकी आवृत्ति होती है, ठीक है, जो आपकी आवृत्ति होती है इसको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी आप इसको किस में नापते हो बेसिक, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है आपके पास, ए आपका है किलोमीटर, ठीक है, बी आपका हर्ट्ज है, सी जो आपका है वो ग्राम है, और डी आपका डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। आपका जो ऑप्शन ए है वो किलोमीटर है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप किलोमीटर की बात कब करते हो, जब आप दूरी तय करते हो, यानी जब आप डिस्टेंस को ट्रैवल करते हो या दूरी तय करते हो, तब आप किसकी बात करते हो, किलोमीटर की बात करते हो। तो यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये जो आपकी दूरी को नापने में हेल्प करता है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है यानी हर्ट्ज, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हम किसी भी बॉडी की, ठीक है, जो आवृत्ति होती है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम उसे किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। थर्ड जो आपका है ग्राम, ठीक है, ग्राम यानी जब आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका जो भार होता है, यानी उसका जो वेट होता है, जब आप उसके वेट को नापते हो तो आप किलोग्राम या ग्राम में नापते हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी यहाँ पे थर्ड यूनिट है यानी ग्राम है, वो आपकी वस्तु का भार यानी उसका वेट कितना है ये नापने में आपको हेल्प करती है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यानी जो आपका डी ऑप्शन है वो है डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डिग्री सेंटीग्रेड जो एक ऐसी यूनिट है जिससे आप तापमान यानी टेम्परेचर को नापते हैं। तो इससे आपने जब इन ऑप्शंस को समझा कि बेसिकली इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, तो हमें हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, बेसिकली आपका जो आंसर आया वो आपका ऑप्शन बी आया, जो कि क्या है, हर्ट्ज। अब आपका जो ऑप्शन 4 है, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन 4 है वो ये है कि when the amplitude of vibration is large sound produced is, यानी जब आपके जो वाइब्रेशन होता है यानी कंपन का जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड मतलब जो आयाम, यानी कंपन का जो आयाम होता है, यानी कंपन का अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो कैसी होगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है, पहला आपका ऑप्शन है ए नो साउंड, ठीक है, सेकेंड आपका ऑप्शन है फीबल, ठीक है,
थर्ड आपका ऑप्शन है लाउड, और डी आपका ऑप्शन है नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड। यानी पहला आपका ऑप्शन जो है नो साउंड है, यानी आपको कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी, ठीक है, यानी कोई आवाज नहीं होगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी ये कहना चाह रहा है कि जो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी आपका जो साउंड उत्पन्न होगा, तो उसके लिए पहला ऑप्शन है कि कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन है, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो है फीबल। फीबल मतलब बहुत कम आवाज, ठीक है, यानी बहुत हल्की आवाज जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है लाउड, यानी बहुत ही ज्यादा तेज आवाज की बात कर रहे हैं, लाउड की बात कर रहे हैं। और डी जो हमारा ऑप्शन है कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी जो आपका आयाम होता है और जो आपकी ध्वनि होती है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। यानी अगर आप एक क्वांटिटी को चेंज करो, यानी जैसे आप एम्पलीट्यूड को चेंज करो, तो उसका फर्क साउंड में नहीं पड़ता। जैसे कि आपने अपने चैप्टर्स में पढ़ा था, जब हम आयाम की बात कर रहे थे, यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे थे, तो हमने एम्पलीट्यूड को लाउडनेस से जो कनेक्ट किया था। तो हमने क्या कहा था कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, यानी जो आपका आयाम होता है, वो जितना ज्यादा होगा, आपकी ध्वनि उतनी आपको तेज यानी लाउड सुनाई देगी। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपका जो वाइब्रेशन है, यानी कंपन का जो आयाम है, अगर वो ज्यादा होगा तो आपको जो ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है, यानी जो आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है, वो कैसी होगी, लाउड, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी लाउड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ह्यूमन कैन हियर साउंड इन द रेंज ऑफ, यानी जो आपका मानव होता है, यानी जो इंसान है, ठीक है, वो ध्वनि को सुन सकता है, किस रेंज की ध्वनि को वो सुन सकता है, ये पूछा गया, ठीक है। यानी ध्वनि का रेंज पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ध्वनि है, कौन सी किस रेंज की ध्वनि को इंसान या मनुष्य जो है वो सुन सकता है। तो आपके पास ऑप्शंस है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है 200 to 2000 हर्ट्ज, ठीक है। सेकंड है आपके 20 to 20,000 हर्ट्ज। थर्ड है आपका 2 to 20,000 हर्ट्ज। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2000 to 2 लाख हर्ट्ज। यानी आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स के बारे में पढ़ा था, यानी श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका मानव होता है या इंसान जो होता है या ह्यूमन जो होता है, उसको किस रेंज की ध्वनि सुनाई देती। तो हमने जो पढ़ा था, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो ऑडिबल रेंज की ध्वनि जो होती है वही सुनाई देती है। अगर जो आपकी रेंज हो, यानी जो आपके पास आवाज आ रही है उसकी जो रेंज है वो उस ऑडिबल रेंज के बाहर है, यानी कि उस ऑडिबल रेंज के, ठीक है, या तो कम है, ठीक है, या उस रेंज से बाहर है, तो वो उस प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई ही नहीं देगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उनको 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है वो सुनाई देती है। तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली क्या है, इसका आंसर आपका बी है, ठीक है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, उसको आप और क्या कहते हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है ए यानी स्टमक, ठीक है, जो आपका स्टमक होता है वो, बी यानी आपका हार्ट, ठीक है, सी
लैरिंक्स या डी माउथ। तो जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन करा है, ठीक है, तो हमें उससे आइडिया हो गया है बेसिकली कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो आपका ऑप्शन सी है लैरिंक्स उसे कहते हैं। तो आपका इसका आंसर है ऑप्शन सी लैरिंक्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे पूछा गया है कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन में करा कि जो आपकी हर्ट्ज होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी जो आपकी आवृत्ति होती है वो आपको ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हुई है या कितनी बार आपकी बॉडी ने वाइब्रेट या कंपन किया है, ठीक है। यानी जब आप कंपन की बात करते हैं तो आप पूरी साइकिल की बात करते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट जो ऑसिलेशन है, ठीक है, जो पूरा पूरा जो आपका दोलन है कि वो कितना हुआ है एक सेकंड में, वो आपका फ्रीक्वेंसी या आपकी आवृत्ति बता, ठीक है। तो हम अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बेसिकली ये हैं। आपका जो पहला ऑप्शन है वो है 1 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी एक वाइब्रेशन, ठीक है, एक कंपन प्रति मिनट, यानी एक मिनट में एक कंपन। दूसरा आपका ऑप्शन है 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, यानी जो आपका 10 कंपन है, ठीक है, प्रति मिनट 10 कंपन की बात की गई है। तीसरे जो आपके पास ऑप्शन है वो है 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, यानी 60 कंपन प्रति मिनट। और डी जो आपका ऑप्शन है वो है 600 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी जो 600 वाइब्रेशन है, 600 कंपन एक मिनट। जैसे कि हमने अभी समझा कि जब हम आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक सेकंड में जो वाइब्रेशन है, ठीक है, जो वाइब्रेशन की जो साइकिल है वो कितनी हुई है उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि एक वाइब्रेशन एक मिनट में, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन 10 वाइब्रेशन पर मिनट है। तीसरा 60 वाइब्रेशन पर मिनट है। और चौथा आपके पास 600 वाइब्रेशन पर मिनट है। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो आप ये जानते हैं कि जो आपका एक मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो जब हम इन वाइब्रेशंस, इन ऑप्शंस की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि 60 सेकंड में जो बॉडी है या जो वस्तु है उसने एक बार वाइब्रेट किया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हम बात करते हैं कि 60 सेकंड में बॉडी ने कितनी बार वाइब्रेट किया, 10 बार वाइब्रेट किया। थर्ड ऑप्शन में हम बात करते हैं 60 सेकंड में यानी 60 सेकंड में बॉडी ने 60 बार वाइब्रेट किया। और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें हम बात करते हैं 60 सेकंड में जो आपका 60 सेकंड है उसमें आपकी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसने 600 बार वाइब्रेट। तो जब हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, आप ये जानते हो कि जो आपका ये सी ऑप्शन है इसमें आपको बताया गया है कि 60 वाइब्रेशन कितने, एक मिनट में। इससे आपको ये पता चलता है कि जब एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, यानी कि जब ये 60 वाइब्रेशन कर रहा है तो यानी एक सेकंड में इसने एक बार वाइब्रेट किया, ठीक है। इसने क्या किया, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया, एक बार वाइब्रेट किया, ये हमें पता चलता है। तो जब हम हर्ट्ज की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट की है, यानी इसका मतलब ये है कि एक हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट की गई है, जो आपके थर्ड ऑप्शन से दिखता है। अगर हम इसी तरीके से फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जब हम इसे हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या होगा कि आपका 1 वाइब्रेशन
1 सेकंड में, यानी जब आप 1 सेकंड की बात करें तो कितना वाइब्रेशन हुआ, 1/60 वाइब्रेशन की हम बात करते हैं, यानी जो वैल्यू आई इसकी वो 1/60 हर्ट्ज है। दूसरी की अगर हम बात करें जो आपका 10 वाइब्रेशन पर मिनट है, तो जब हम 10 वाइब्रेशन पर मिनट की बात करते हैं, यानी कि हमने 1 सेकंड में जो बॉडी है, ठीक है, जो वस्तु है उसने 10 बार वाइब्रेट किया, ठीक है, 10 बार क्या किया है, वाइब्रेट किया है, कंपन किया है। इसका मतलब अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में इस बॉडी ने 10/60 यानी कि 1/6 बार, मतलब 1/6 टाइम जो है एक वाइब्रेशन का 1/6 टाइम ये वाइब्रेट हुआ है, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 1/6 आई, ठीक है। थर्ड की हम निकाल चुके हैं कि जो आपकी थर्ड है, इससे हमें ये पता चलता है कि 1 सेकंड में, ठीक है, बॉडी ने कितनी बार वाइब्रेशन किया होगा, 60/60 यानी 1, एक वाइब्रेशन किया होगा, यानी 1 हर्ट्ज इसकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। और जब हम फोर्थ की बात करते हैं, यानी जो आपका ऑप्शन डी है, जब हम उसकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका 600 वाइब्रेशन प्रति मिनट, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो बॉडी है यानी जो वस्तु है उसने कितनी बार वाइब्रेट किया, 600/60, जिसे हम लिख सकते हैं 10 हर्ट्ज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, सी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। यानी जो आपका सी ऑप्शन है ये बताता है कि बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी जो आवृत्ति है वो बेसिकली कितनी है, 1 हर्ट्ज है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज, यानी कोई भी वस्तु, ठीक है, आपके पास कोई भी वस्तु है उसका अपनी मेन पोजीशन से सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसे क्या कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं रबर बैंड का, ठीक है। आपके पास एक रबर बैंड है जो आपने इस तरीके से दोनों सिरे जिसके अटैच कर दिए हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने दोनों सिरे इसके टाइट करके अटैच कर दिए। अब आप क्या करोगे, इसे प्लग करोगे, यानी आप इसे खींचोगे, ठीक है, इसे आप खींचोगे। तो जब आप रबर बैंड को खींचोगे तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, ये पहले आपने इधर की तरफ खींचा, ये इधर पे खींचेगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे इधर पे ही आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा दोबारा, फिर ये इधर आएगा। इस तरीके से ये वाइब्रेट करेगा और आप देखोगे धीरे धीरे करके ये कम होता जाएगा और फिर ये यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन, यानी जो उसकी शुरुआत में जो पोजीशन थी, यानी जो उसकी ओरिजिनल वास्तविक जो पोजीशन है, स्थिति है, ये उसमें आ जाए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है किसी भी बॉडी का, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी वास्तविक स्थिति से, यानी जो उसकी मेन पोजीशन है वहां से जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो ये हैं। पहला है आपके पास एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब आपका आयाम हो गया, ठीक है, आयाम। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऑसिलेशन, यानी दोलन जिसे आप कहते हैं। तीसरा आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और चौथा आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी जिसे आवृत्ति कहते हैं। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें या इसके बारे में समझें, तो जब हम पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं, जैसे कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, किसी भी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या बताती है कि 1 सेकंड में उसने कितनी बार साइकिल की है या कितनी बार वो ऑसिलेट हुआ है या दोलन उसने किया है।
सो बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो एक सेकेंड में उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स की, यानी कितनी बार उसने साइकिल को कंप्लीट किया है, उसकी हम बात करें। अगर हम पीरियोडिक मोशन की बात करें, पीरियोडिक मोशन होता है कि एक प्रॉपर जो आपका समय अंतराल होता है, यानी टाइम पीरियड में, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में कुछ जो आपके मोशन हो रहा है, ठीक है, मोशन हो रहा है और वो उस उतने टाइम अंतराल के बाद फिर से वो उतने ही टाइम में रिपीट होगा, यानी इसका रिपीटिशन होता है। तो आप उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, यानी जिसमें रिपीट होता है कोई भी जो मोशन है वो। तो आपका जो ऑसिलेशन होता है, जैसे कि हमने अभी समझा, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन यानी दोलन, तो यानी कि पीछे आगे जो मूव करना होता है उसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। और जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है, अपनी जो वास्तविक अवस्था है, यानी जो आपकी मीन पोजीशन है, उससे जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जैसे कि हमने अभी करा फ्रीक्वेंसी जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, पहला है आपका किलोमीटर, सेकंड आपका हर्ट्ज है, सी आपका ग्राम है और डी आपका डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये डिस्प्लेसमेंट को की यूनिट है, या आप कह सकते हैं डिस्टेंस या दूरी की यूनिट है। तीसरा आपका जो है वो वेट की यूनिट है, यानी भार जो होता है, वेट होता है, वजन जो होता है जिससे आप नापते हैं। और चौथा आपका तापमान, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर, या आप कहते हैं तापमान, इसकी यूनिट। और जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये आपकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, यानी आपकी आवृत्ति की यूनिट है। तो जो आपका 9th क्वेश्चन है उसका आंसर है हर्ट्ज यानी बी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आप इसे लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।